हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। एडिटोरियल जो है ये है 24 तारीख का। 24 को हमने इसे मिस किया था क्योंकि 24 को हमने कोई क्लास ही नहीं की। आर्टिकल बहुत प्यारा था, कैनरी इन द कैनोपी। ये लिखा हुआ है एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बैलेंस पे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आज इसे कवर करेंगे। शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ। पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको आर्टिकल, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स का आपको मज़ा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और जो भी आप सीखेंगे क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। पूरे मन से लेक्चर को लेना ताकि 9 में से 9 आपको मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं क्विज़ के। आइए लेक्चर को शुरू करें। ऑलराइट, कह रहा है जी कैनरी इन द कैनोपी। कुछ अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, कैनोपी कैनरी क्या होता है भाई ये? देखिए, कैनरी इन द कैनोपी जो है ना, ये बना है कैनरी इन द कोल माइन, इस ईडियम से। होता क्या है, जब आप किसी कोल माइन में खुदाई कर रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में ऐसे पॉकेट्स आएंगे, ऐसे एरियाज आएंगे जहाँ पे जहरीली गैसेज होंगी। तो जो वर्कर्स वहाँ खुदाई कर रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, अक्सर उनकी जहरीली गैसेज में सांस लेने की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, कई बार डेथ्स भी हो जाती हैं। तो हमेशा कोल माइन के वर्कर्स अपने साथ में एक बर्ड रखते हैं, कैनरी। पीले रंग का बर्ड होता है, येलो कलर का। और जब भी इनको कुछ थोड़ा भी उनको एहसास होता है कि आगे गैस हो सकती है, आगे अंधेरा है, तो पहले उस पक्षी को छोड़ देंगे। अगर वो पक्षी वापस आ गया तो ये आगे जाएंगे, अगर पक्षी वापस नहीं आया तो फिर ये कुछ और इंतजाम करेंगे। तो कैनरी एक जो पक्षी होता है कोल माइंस में यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ किया जाता है आगे आने वाले डेंजर को पहचानने के लिए। वहीं से ईडियम बनाई गई है, कैनरी इन द कोल माइन, एन अर्ली साइन ऑफ ए डेंजर। समझ गए ना? आगे आने वाले खतरे का अंदेशा कहलाता है कैनरी इन द कोल माइन। अब इसने इसी ईडियम को तोड़ मरोड़ दिया। कैनोपी का मतलब होता है सर के ऊपर आया हुआ छप्पर, किसी पेड़ का, किसी भी टाइप का, है ना। जंगल को भी कैनोपी बोलते हैं। कह रहा है जी अब कैनरी इन द कैनोपी हमें मिल गई है। हमें एक ऐसा आने वाला खतरा दिख रहा है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। कैनोपी यानी पेड़ों से रिलेटेड है। पेड़ आपके ऊपर छाया देता है ना, तो कैनोपी ऐसी हर एक चीज़ है जो आपको छाया दे, सर पे छप्पर दे। चलिए थोड़ा डिटेल में बताना पड़ा मुझे, ये ईडियम ऐसे ही बनी है। कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड टू बाईपास एनवायरमेंट लॉज। कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या आर्थिक विकास जो है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो बाईपास करे या वो साइड स्टेप करे या वो बच निकले एनवायरमेंटल लॉज से, पर्यावरण पे बनने वाले कानूनों से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण या एनवायरनमेंट की कीमत पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना मूर्खता भरा काम है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इसी इकोनॉमिक ग्रोथ से जो आज आप कर रहे हैं। चलिए, ग्रोथ सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी अलाउड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव। बाईपास करना, किसी चीज़ से बचना। आपको यहाँ से यहाँ जाना है लेकिन रास्ते में कुछ है ना प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं बाईपास करना, साइड स्टेप करना, सरकमवेंट करना। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, आर्टिकल पढ़ने में हल्का फुल्का चैलेंजिंग है। इसकी वोकैब पर नज़र डालेंगे, सारे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इस कंटेंट को रोज इसी क्वालिटी के साथ में लाया जा सके। देखिए, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको करनी होती है मल्टीटास्किंग। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ के अपने करंट अफेयर्स को बनाना, एनसीईआरटी के थ्रू अपने बेसिक्स को बिल्ड करना, और फिर मॉक टेस्ट लगाना ताकि आप एग्जाम पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकें। और इस मल्टीटास्किंग में चला जाता है आपका बहुत सारा वक्त और पैसा। इसी पैसे और वक्त को आप सेव कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के पास एलिट से। यूपीएससी का स्पेशल पास है, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, 20 प्रीलिम्स के टेस्ट, 20 मेंस के टेस्ट, साथ में आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी के टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाते हैं चीट शीट्स के साथ। बहुत कुछ है, एक सिंगल पास के अंदर है, बेनिफिट आप ले सकते हैं इसका। ये चीट शीट दिखा रहा हूँ मैं आपको 1857 के रिवोल्ट की। तो एक छोटे से डायग्राम से आप पूरा रिवोल्ट अपना जो है डिवाइस कर सकते हैं, नोट्स की फॉर्म में रख सकते हैं। इस पूरे पैकेज को अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा पास का लिंक। लिंक पे क्लिक करते ही प्राइस दिखेगा आपको लगभग 3600 रुपीज़, लेकिन इस पे आपको कूपन लगा लेना है YT12। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे प्राइस कट के हो जाएगा 3239 रुपये। तो एडिशनल डिस्काउंट के साथ फ़ायदा ले सकते हैं पास का। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए खास है। यूज़ करें कूपन YT12, लिंक है कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ। चलिए वो कैब शीट है अपनी, शुरू करेंगे सरकमवेंट से। अभी समझाया था आपको बाईपास करना, सरकमवेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बीच में रास्ते में कोई रुकावट होने की वजह से रास्ते को बदल करके।
तो घूम करके, सरकम होकर के, अब वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, वैसा ही बना हुआ है, घूम करके किसी जगह जाना। सम HNIs और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सर्कमवेंट इंडियाज टैक्स लॉस। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपने अकाउंट्स खोलते हैं स्विट्जरलैंड और पनामा जैसे देशों में, ताकि वो बच सकें या घूम करके निकल सकें, बाईपास कर सकें भारत के टैक्स के कानूनों से। HNI एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास $1 मिलियन से ज़्यादा पैसा होता है लिक्विड फॉर्म में। $1 मिलियन लगभग 8.5 करोड़ है ना। चलिए, मैनेज करना, इवेड करना, सरकम नेविगेट करना, स्टेयर क्लियर ऑफ होना, किसी चीज़ से बच के निकलना। बड़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड बहुत बार आ गया पिछले 10 दिनों में, इसलिए ज़्यादा टाइम मैं इस पर लगाऊंगा नहीं। अगला वर्ड अपने पास ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है बराबर करना, किसी चीज़ की भरपाई करके। जैसे तराजू के एक तरफ आपने कुछ सब्जी रख दी 1 किलो की, दूसरी तरफ 1 किलो का बाट रख दिया, तो तराजू क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दोनों जो उसके बाजू हैं एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं भरपाई करना। योर वर्च्यूज़ कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों को, वाइसेस को ऑफसेट नहीं कर सकती, बराबर नहीं कर सकती। अच्छाई अलग जगह है, फ़ायदा मिलेगा उसका, लेकिन बुराई भी अपनी जगह है, उसका भी नुकसान होगा। इसको मेकअप फॉर करना बोलते हैं, काउंटर वेल करना बोलते हैं, कंपेंसेट फॉर करना बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड काउंटर एक्ट इन द आर्टिकल टुडे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है अपने पास ऑर्चर्ड। एक छोटा सा गार्डन जो आप अपने घर में, अपने फार्म हाउस में बनाते हैं ना, जिसमें कुछ फल लगने वाले पेड़ हों, इस तरह सा कुछ, समझ गए ना। एक ना तो वो प्रकृति के हिसाब से कम हो और कमर्शियल ज़्यादा हो, तो ऐसे गार्डन को बोलते हैं ऑर्चर्ड, अ स्मॉल गार्डन या बगीचा। द फैमिली लिव्ड ऑन ए होमस्टेड एंड ऑन सेवरल नियर बाई ऑर्चर्ड्स। फैमिली एक होमस्टेड पे रहती थी। होमस्टेड का मतलब होता है फार्म हाउस, घर भी बना हुआ है, खेत भी है, बागान भी हैं, पशु भी हैं, इस तरह की एक जगह होती है ना। अमीर लोग जो सब काम करते हैं फार्म हाउस वाले, होमस्टेड कहलाते हैं। तो फैमिली एक लग्जरी फार्म हाउस में रहती थी और ऑन करती थी आसपास के बहुत सारे ऑर्चर्ड्स या बागान बगीचे। तो चलिए, ये बागान बगीचों वाला वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। प्लांटेशन और ग्रोव भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना। कैपिटलिज्म हैज़ आइसोलेटेड द पुअर फ्रॉम द सोसाइटी। पूंजीवाद ने अलग कर दिया है द पुअर को, गरीब लोगों को, समाज से या सोसाइटी से। द पुअर यहाँ पे सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है, कॉमन प्लूरल नाउन है, आपको पता होगा। द रिच, द पुअर, द वाइज, है ना, सबके सबकी क्लास को बताने वाला है। द रिच मतलब सभी अमीर लोग, द पुअर मतलब सभी गरीब लोग। चलिए, आइसोलेट वर्ड तो आपको पता ही था। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, इंसुलेट, डिटैच, सेग्रीगेट, और एक वर्ड है सिक्वेस्टर। ठीक है, तो ये एडवांस्ड वर्ड है, लिटरेरी वर्ड, जो अपने शेक्सपियर की पोएम्स में देखते हैं आप, है ना। आइसोलेट नहीं लिखेगा शेक्सपियर लिखेगा सिक्वेस्टर। तो ये सिक्वेस्टर नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे, मतलब इसका यही होता है अलग करना। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी। द इंडस्ट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, झेल रही है एक कमी को, कुशल वर्कर्स की या मज़दूरों की। मज़दूर बहुत है भारत में, आप निकल जाओ किसी भी चौराहे पे, सुबह सुबह मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्किल्ड नहीं होंगे वो। ईंट भट्टा उठवा लो उनसे, कुछ काम करवाओगे तो हाथ उनके कांपेंगे। तो स्किल्ड वर्कर्स से हमारी इंडस्ट्री बहुत जूझती है। डेफिसिट, दर्थ, पॉसिटी, इनसफिशिएंसी, सभी इसके सिनोनिम्स हैं कमी के। यू विल सी द वर्ड पॉसिटी इन द आर्टिकल टुडे। अच्छा, कमी का बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, जिसको हम बोल सकते हैं अबेंडेंस। ठीक है, स्कैरसिटी का एंटोनिम हो गया अबेंडेंस। चलिए, लास्ट अपने पास ईडियम है, कैनरी इन द कोल माइन। करवाया था आपको अच्छे से ये। कैनरी वो पक्षी है जिसको कोल की माइन में, कोयले की खदान में ले करके जाया जाता है, और अगर वो अंदर जा करके वापस आ जाए किसी एरिया में से, तभी वर्कर आगे जाएंगे और वहाँ पे खुदाई करेंगे। अगर कैनरी मर गया, वो पक्षी वापस नहीं आया, तो समझ लेंगे कि आगे ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर वो कोई और रास्ता बना करके उस जगह पे पहुँच के खुदाई करेंगे। तो कैनरी इन द कोल माइन मतलब एन इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर। The sudden rise in prices of gold is a canary in a coal mine for the health of our economy. अचानक से आया हुआ जो राइज है गोल्ड के प्राइसेस में, वो एक तूफान का अंदेशा है या फिर कैनरी इन अ कोल माइन है देश की इकोनॉमी की हेल्थ के लिए। ठीक है, चलिए, तूफान का अंदेशा समझ लो इसको द राइटिंग ऑन द वॉल भी बोलते हैं, स्मोक बिफोर द फायर भी बोलते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग थी आज की वोकैब। जल्दी से आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको पता लगे।
जस्ट मिनट है। समरी ये कहती है भारत सरकार ने कुछ ऐसे नए कानून बनाए हैं जिससे देश में ख़त्म होते हुए फॉरेस्ट यानी जंगल की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। अगर किसी बायोडाइवर्स एरिया में या सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में जंगल ख़त्म हुए, वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान्स में, कच्छ में, तो वहाँ पे जंगल ख़त्म होना किसी के घर में लगे हुए पेड़ से बराबर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? किसी बहुत सेंसिटिव जोन में पेड़ का कटना और आपके घर में एक पौधा लग जाना दोनों बराबर बात नहीं है। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जिससे दोनों बराबर लगें और देश को पता ही ना लगे कि देश जंगल खोता जा रहा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी ये आने वाले तूफान का अंदेशा है, 10-20 साल बाद पता लगेगा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ चुका है। तो सरकार को कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में एनवायरमेंटल लॉज को भी चलाते रहो ठीक से, दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। टोन है आज की कंसर्न दिखा रहा है और अर्जेंसी दिखा रहा है, अर्जेंट टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। कह रहा है जी थ्रू हिस्ट्री फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन्स हैव बिन साइट्स ऑफ शेल्टर, फूड, लाइवलीहुड्स, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। कह रहा है जी अगर हिस्ट्री में देखें, इतिहास में देखें, पूरे इतिहास में जो जंगल हैं यानी फॉरेस्ट हैं ह्यूमंस के लिए वो रहे हैं साइट्स यानी कि प्लेसेस। और किस तरह की साइट्स रहे हैं? ये ह्यूमंस के लिए जगह बन के रहे हैं शेल्टर की यानी पनाह की, फूड की यानी खाने की, लाइवलीहुड की यानी बेरोजगार की, रोज़गार की, प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी की, और स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट की, आदमी के अंदर की जो स्पिरिट होती है उसकी स्ट्रेंथ की। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आपने देखा हो तो जंगल हमें खाना भी देता है, जगह भी देता है रहने की, रोज़गार भी देता है और जीवन जीने के लिए स्ट्रेंथ भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। चलिए फॉरेस्ट सब्जेक्ट है, हैव बिन परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब है, साइट का मतलब होता है प्लेस या जगह, शेल्टर यानी पनाह है ना, किसी के लिए रेफ्यूज, लाइवलीहुड इस वर्ड को आप जानते हैं, रोज़गार के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोफेशन या ब्रेड एंड बटर के लिए लाइवलीहुड वर्ड का इस्तेमाल होता है। स्पिरिट यानी आपके अंदर का उत्साह, जोश, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट है। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, 25% ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट और ट्रीज। कह रहा है जी इस नई रिपोर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिपोर्ट, न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 25% जो भारत की लैंड है वो कवर्ड बाय है, वो ढकी हुई है जंगलों से या पेड़ों से। अब देखो कॉमा लगा के बता रहा है आगे। कह रहा है जी ऑन इट्स फेस अ हेल्थी फिगर एंड अ स्टेप क्लोजर टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज प्रिस्क्रिप्शंस। कह रहा है ये जो चीज़ हमने बताई ये अपने फेस से या प्राइमा फेसी मतलब पहली नज़र में अगर देखा जाए, ऑन इट्स फेस मतलब पहली नज़र में अगर देखा जाए तो ये पूरी बात जो है ये एक हेल्दी फिगर है और एक स्टेप क्लोजर है, एक कदम और नज़दीक है भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की प्रिस्क्रिप्शंस के या उस पॉलिसी के सुझावों के। तो रिपोर्ट तो बहुत अच्छी छापी है सरकार ने। सरकार ने बताया जी इंडिया में अगर 100 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर मीटर अगर लैंड है तो 25 स्क्वायर मीटर पे पेड़ लगे हुए हैं। देखने में बड़ा हेल्दी फिगर लग रहा है। चलिए 25% ऑफ इंडियाज़ लैंड की वर्ब है इस। याद रखें परसेंट की कभी खुद की कोई वर्ब नहीं होती। यहाँ 25 लिखा होता या 125 लिखा होता, वर्ब का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। परसेंटेज के बाद में जो वर्ब आती है वो आती है ऑफ के बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से। यहाँ पे लैंड नाम का नाउन रखा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है, लैंड को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए आपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर लैंड को काउंट क्यों नहीं कर सकते हैं, मेरा घर तो 100 स्क्वायर मीटर का है, मैंने तो काउंट कर लिया। याद रखना अंग्रेजी में जिस भी चीज़ को, क्वांटिटी को काउंट करने के लिए अलग से यूनिट लानी पड़े वो चीज़ अनकाउंटेबल होती है। अगर चीनी को काउंट कर सकते तो फिर किलो की यूनिट नहीं लानी पड़ती। अगर डिस्टेंस को काउंट कर सकते तो किलोमीटर का इस्तेमाल ना करना पड़ता। अगर वक्त को काउंट कर सकते तो मिनट, घंटे या सेकंड की, दिन या वार की ज़रूरत ना होती। समझ गए ना? तो हर वो चीज़ अंग्रेजी में जिसके लिए अलग से यूनिट आती है वो चीज़ अनकाउंटेबल है और इसीलिए उसको हम सिंगुलर वर्ब देते हैं। काउंटेबल है जैसे आपके दोस्त, फ्रेंड को किलो में, मीटर में, किलोमीटर में नापने की ज़रूरत नहीं है। एक दोस्त, 5 दोस्त, काउंटेबल है। समझ गए ना? चलिए तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, वर्ब कैसे लगेगी परसेंटेज के बाद। एक कॉन्सेप्ट और करवाऊंगा आपको आगे ऑन द फेस पे, अभी थोड़ा सा अपने यहाँ पे फ्लो बनाते हैं। कह रहा है जी बट बिग नंबर्स ऑलवेज हाइड प्रॉब्लम्स। कह रहा है लेकिन बड़े आंकड़े जो हैं हमेशा प्रॉब्लम्स को, छोटी समस्याओं को हाइड करते हैं। कह रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज़ फॉरेस्ट गवर्नेंस हैज़ बिन टिपिफाइड बाय
अटेम्प्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनिस्ट इंसुलर व्यू। कह रहा है आज़ादी के बाद, पोस्ट यानी बाद में, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। कह रहा है आज़ादी के बाद से ही इंडिया की जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है या जंगलों को लेकर के जो गवर्नेंस है या रूल है, कह रहा है वो टिपिफाई रही है, वो इस टिपिकल तौर पे रही है। टिपिकल यानी साधारण, और टिपिफाई करना किसी चीज़ को साधारण तरीके से एक्सप्रेस करना। तो हमारी फॉरेस्ट गवर्नेंस को हमने टिपिकल मैनर में या साधारण तरीके से ऐसे ही एक्सप्रेस किया है। और कैसे? इन कोशिशों के द्वारा जो है ब्रेक फ्री होम होने की या आज़ाद होने की यूरोप से आने वाले कॉलोनिस्ट यानी कि उपनिवेशवादियों की इंसुलर व्यू से। इंसुलर यानी अलग थलग, नैरो माइंडेड, बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं, छोटा छोटा देखते हैं। तो यूरोप से आने वाले यानी कि यूरोपियन ब्रिटिश की जो व्यू है उससे आज़ाद होने के अटेम्प्ट्स के तौर पे ही हमने फॉरेस्ट गवर्नेंस को देखा है। और ये इनका इंसुलर व्यू क्या था? इनका अलग थलग या छोटा व्यू ये था ऑफ फॉरेस्ट का एज सोर्सेज ऑफ टिम्बर, जैसे कि ये सोर्सेज हैं टिम्बर के या फिर लकड़ी के स्रोत हैं। तो अंग्रेज़ों के लिए जंगल, मतलब उस समय उनको ऐसा ही लगता होगा ना, जंगल क्या है? जंगल सिर्फ लकड़ी की खान है, बस लकड़ी जाओ और तोड़ के ले आओ। तो ऐसा हमने देखा है इंडिपेंडेंस के बाद कि हमने इस धारणा को तोड़ने के लिए ही अपने फॉरेस्ट लॉज बनाए हैं। कह रहा है जी कोडिफाइड इन लॉज द कंट्री इनहेरिटेड। ये वही व्यू है अंग्रेज़ों की जो कोडिफाइड है, जो कोड बना करके, स्ट्रक्चर बना करके रखी हुई है उन कानूनों में, जिसको हमारे देश ने इनहेरिट किया या विरासत में अंग्रेज़ों से पाया। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, समझ गए होंगे आप। फॉरेस्ट गवर्नेंस यानी फॉरेस्ट पे बनने वाले कानून, टिपिफाई रहे हैं यानी इसी टिपिकल मैनर में उनको एक्सप्रेस किया हमने इन कोशिशों के तौर पे कि इन मूर्ख अंग्रेज़ों की इस धारणा को हम तोड़ सकें, उनसे आज़ाद हो सकें। और धारणा ये कि जंगल तो सिर्फ लकड़ी की खान है, सोर्स ऑफ टिम्बर है। और ये धारणा हमें अंग्रेज़ों से ही मिलने वाले उन लॉज में दिखती है जो कोडिफाइड थे अंग्रेज़ों के द्वारा और जिनको हमारे देश ने विरासत में अंग्रेज़ों से पाया था। चलिए, कंट्री की वर्ब है इनहेरिटेड, इनहेरिट करना, किसी चीज़ को विरासत में, इनहेरिटेंस में पा लेना। कॉलोनिस्ट यानी उपनिवेशवादी, इम्पीरियलिस्ट, ब्रिटिश की बात हो रही है यहाँ। इंसुलर यानी अलग थलग या नैरो माइंडेड। टिम्बर यानी लकड़ी, इसको आप लंबर भी बोलते हैं। चलिए, कह रहा है जी टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन दिस रिगार्ड वर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। कह रहा है दो बड़ी अचीवमेंट्स इस रिगार्ड में या इस मामले में थी हमारे लिए ये दो वाले कानून। ये दो बड़े अच्छे कानून थे जिससे हमने जंगलों को मानव के जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश की, ना कि लकड़ी की खान समझने की। चलिए, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स दोनों की वर्ब है वर्ड। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के लिए कौन सा वन वर्ड है भाई? याद है कि नहीं याद? बड़ी कामयाबी, बड़ी अचीवमेंट और बड़ा कारनामा, या फिर बड़ी एक नाकामयाबी। ये 3-4 वन वर्ड आपको करवाए हुए हैं। जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डालना, अभी आगे फिर से आपको रिपीट करवाऊंगा, ठीक है? बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता और बड़ी नाकामयाबी को क्या बोलते हैं? चलिए, कह रहा है जी द काउंटर एक्टिंग फोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द प्रेशर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द स्टेट हैव हाउएवर ट्रबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ एक्ट्स। कह रहा है लेकिन काउंटर एक्ट करने वाली फोर्सेज, काउंटर एक्ट करना यानी दूसरी तरफ, तराजू के दूसरी तरफ किसी चीज़ को बराबर करना। तो सरकार ने बड़े अच्छे कानून बनाए फॉरेस्ट को बचाने के लिए, लेकिन इसके सामने जो उद्योगपतियों की फोर्स है जो काउंटर एक्ट करती है इन कानूनों के सामने, और ये फोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। और दूसरा जो प्रेशर है क्लाइमेट चेंज का सरकार पे यानी राज्य पे, कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने हालांकि ट्रबल किया है, परेशान किया है इन एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को, इनके लगाए जाने को। कह रहा है जी एंड द गवर्नमेंट हैज़ सैडली चोजन द ईजी वे आउट। और सरकार ने सैड तरीके से या निराश करने वाले तरीके से ईजी वे आउट को चूज़ किया है, यानी आसान रास्ता निकल करके, पतली गली पकड़ के बाहर निकलने का रास्ता चुना। ईजी वे आउट यही होता है, बहुत परेशानी, ट्रबल में चल रहे हो तो जो सबसे आसान लगे बस वो कर दो आंख बंद करके। तो सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया है। चलिए, काउंटर एक्टिंग फोर्स आप समझ गए। सरकार चाहती है जंगल बचे, लेकिन उद्योगपति चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो करें। तो काउंटर एक्टिंग फोर्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और दूसरा प्रेशर है क्लाइमेट चेंज का। इन दोनों की वर्ब है हैव ट्रबल्ड। इन्होंने ट्रबल किया है दोनों एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को। सरकार की वर्ब है हैज़ चोजन। चलिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन पीस बाय पीस, वर्ड फॉर वर्ड अपने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो, ऑन इट्स फेस। देखिए, इंग्लिश में ये इडियम है, या यूँ कहते कि एक फ्रेज़ है ऑन द फेस ऑफ इट या ऑन इट्स फेस। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी,
देखने में, अपेरेंटली या सीमिंगली। यूज़ करके दिखाता हूँ इसको मैं। ऑन द फेस ऑफ इट द प्रपोजल वॉज अ विन विन फॉर एवरी वन। देखने में ऐसा लगा, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगा कि प्रपोजल जो था वो एक विन विन था सभी के लिए, यानी सभी के लिए फ़ायदेमंद था। विन विन यानी फ़ायदेमंद। तो सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है पता है? नेक्स्ट में, ऑन द फेस ऑफ देम द ऑफर्स वर ल्यूक्रेटिव। अपने चेहरे से या अपने फेस से देखने में लगे कि ऑफर्स बहुत ल्यूक्रेटिव थे, बड़े ही प्रोडक्टिव थे। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली, पैसे के हिसाब से अच्छा हो। आपने प्रपोजल के लिए इट लगाया, लेकिन ऑफर्स के लिए आपने दैम लगाया, क्योंकि प्लूरल आ गया ना नाउन, तो इट से तो काम चलेगा नहीं। बस यही गलती होती है, एग्जामिनर भी इसी में स्वाद लेगा आपके। इस एडवर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है। ऑन द फेस ऑफ इट को ऑन द फेस ऑफ इट लिखा जाता है, फिर चाहे सिंगुलर प्रपोजल हो या प्लूरल ऑफर्स हो, ऑन इट्स फेस ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ऑन देयर फेस, ऑन हिज फेस, ऑन हर फेस, ऐसा मत करना अगर इस एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे इट का इस्तेमाल करना है। वैसे ही ऑन द फेस ऑफ हिम द कोच वॉज डिसअपॉइंटेड विद द टीम्स परफॉर्मेंस। देखने में ऐसा लगा ऑन द फेस ऑफ हिम कि कोच बड़ा निराश था टीम की परफॉर्मेंस से। अब कोच के लिए हिम लगा दिया, ये भी गलत है। इस एडवर्ब को चेंज नहीं करना भाई, पूरा फ्रेज है वैसा का वैसा रहेगा, आइडेंटिकल, हर चेंज, हर जो है कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, तो याद रखेंगे, आज के क्विज में इस पर क्वेश्चन बनाए मैंने आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी, कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव डिमांडेड दैट द स्टेट फॉलो द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। कह रहे जो अदालतें हैं और जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट कौन होते हैं? जो कंजर्वेशन की बात करें, जिनको संरक्षण की बात करनी है कि पेड़ बचाओ, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो या ना हो, चाहे लोग भूखे मर रहे हो, लेकिन पेड़ बचाओ। कंजर्वेशनिस्ट जो है उस लीग में आ जाते हैं, ठीक है। तो अदालतें और पेड़ों के जो रक्षक वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग जो हैं, वो ये डिमांड कर चुके हैं, ये मांग कर चुके हैं कि जो राज्य है, स्टेट है या सरकार है, वो फॉलो करे स्टैंडर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन को फॉरेस्ट की। जंगल की जो परिभाषा है डिक्शनरी में लिखी हुई है, उसी के हिसाब से चले। कह रहे जी, वेरस द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन मडिंग इट टू एक्सक्लूड कम्युनिटी फॉरेस्ट। कह रहे लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वेरस मतलब वहीं दूसरी तरफ, हमारा जो प्रशासन जो है, सरकार जो है, वो इसको मडी कर रही है या फिर इसको अनक्लियर कर रही है डेफिनेशन को, ताकि ये एक्सक्लूड कर सके, दायरे से बाहर रख सके कम्युनिटी फॉरेस्ट को। कम्युनिटी फॉरेस्ट वो होते हैं जो आपने अपने मोहल्ले में जंगल लगा रखा है, छोटा सा बाग बगीचा है ना, कोई गार्डन है, ये सब कम्युनिटी फॉरेस्ट है। तो सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि डेफिनेशन को इतना अनक्लियर करें कि इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट का काउंटिंग ना हो पाए। कह रहा है अमंग अदर्स, दूसरी कई चीज़ों के साथ साथ। कह रहा है जी, वाइल इंक्लूडिंग प्लांटेशन एंड ऑर्चर्ड्स, जबकि सरकार इंक्लूड कर रही है प्लांटेशंस को और ऑर्चर्ड्स को, ऐसे बागानों बगीचों को जो लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं। तो सरकार चाहती है कि हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा दिखे फॉरेस्ट, है ना। जहाँ पे फॉरेस्ट कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, उसको बाहर ही निकाल देंगे। और अगर घर में आपने आम का बगीचा लगा रखा है तो उसको जंगल की परिभाषा में ले लेंगे। चलिए, कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट की वर्ब है हैव डिमांडेड, स्टेट की वर्ब है फॉलो, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ बिन मडिंग। मडिंग करना, किसी चीज़ में मिट्टी मिला करके पानी को अनक्लियर करना। मड क्या होती है? कीचड़, मिट्टी। तो मिट्टी वाला पानी या कीचड़ वाला पानी कैसा होगा? अनक्लियर सा होगा ना। तो सरकार भी इस डेफिनेशन में कीचड़ मिलाना चाह रही है, मडी करके इसको अनक्लियर करना चाह रही है, ताकि अपने आप से इस चीज़ को बाहर निकाल दे और आपके घर में लगे हुए पेड़ को जंगल मान ले। चलिए, कुछ और देखने वाला इसमें है नहीं। मडी वर्ड को देख लेना, कोज टू बिकम अनक्लियर। ऑर्चर्ड प्लांटेशन होता है फ्रूट गार्डन या बागान। कह रहा है जी, इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेशंस इम्पेटस इज मर्की, इट इज़ अलाउइंग इंडिया टू क्लेम इट इज़ ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक। कह रहा है जी, यहाँ तक कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पेटस है, जो पुश है जंगलों को बचाने का, उन सब चीज़ों को करने का, वो मर्की सा है, अनक्लियर या वेग सा है। एक तरफ देख के लगता है कि सरकार बहुत चाहती है जंगल बचे, और दूसरी तरफ लगता है सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, बस डेफिनेशन चेंज कर रही है। कह रहा है अगर आपको ऐसा भी लगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मर्की काम कर रहा है, अनक्लियर से, फिर भी ये सारे काम अलाउ कर रहे हैं इंडिया को, कि इंडिया ये दावा ठोक सके कि इंडिया अपना कार्बन सिंक जो है ग्रो कर रहा है। कार्बन सिंक मतलब कार्बन के सामने या धुएं के सामने कितने पेड़ हैं अपने पास, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना कार्बन वो खींच के सिंक में डाल देंगे, यानी डिपॉजिट कर देंगे। तो इंडिया दिखाना चाह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के सामने हम अपने पेड़ों को बढ़ा रहे हैं। और क्यों बढ़ा रहे हैं? टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, क्लाइमेट चेंज को लिए गए अपने वादों को लेकर के उसकी तरफ। वाइल अलाउइंग डेवलपमेंट
एक्टिविटीज़ टू कंटिन्यू इम्पेडेड। कह रहा है कि जबकि अलाउ करते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को या विकास की गतिविधियों को कि वो कंटिन्यू रहें, जारी रहें, बिना रोक टोक के, बिना इम्पेडिमेंट के, अनइम्पेडेड। समझ गए? तो एक पंथ दो काज, कुछ इस तरीके से सेटिंग कर दी कि देश भी आगे बढ़ रहा है तेज़ी से और जंगल कटने के बावजूद आंकड़ों में ऐसा दिख रहा है कि जंगल कट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। दोनों काम इंडिया ने साथ में कर दिए। चलिए, इम्पेडस का मतलब होता है पुश किसी चीज़ को लेकर के, वर्ब है इसके इज़, इट की वर्ब है इज़ अलाउइंग। ये जो काम है ये इंडिया को अलाउ कर रहा है। इट आया इंडिया के लिए, इज़ ग्रोइंग, इंडिया इज़ ग्रोइंग अपना कार्बन सिंक। अनइम्पेडेड यानी बिना किसी इम्पेडिमेंट या रुकावट के। कह रहा है जी 10-25% का फिगर हाइड्स फॉरेस्ट कवर लॉस in the biodiverse Western Ghats, the Nilgiris and the Northeast, the shrinking of mangroves in the Kutch and the Andamans, and of moderately dense forest and the ongoing endangerment of open natural ecosystem। अब ये सेंटेंस जो है पूरे आर्टिकल की आत्मा है। जिसने ये पढ़ लिया, समझ लिया, आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। कह रहा है इस प्रकार भारत सरकार का 25% का जो फिगर है वो मिसलीडिंग फिगर है, क्योंकि ये हटा लेता है, हाइड कर लेता है, छुपा लेता है इन सभी ज़रूरी चीज़ों को। पहली चीज़ है फॉरेस्ट कवर का लॉस, जंगलों की कमी, जो बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट में हो रही है। वेस्टर्न घाट आपको पता होगा माउंटेन रेंज है वेस्ट में। बायोडाइवर्स मतलब इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलेगी, बहुत पेड़, बहुत पंछी, बहुत जानवर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप वेस्टर्न घाट्स में कम होते हुए जंगलों को छुपा रहे हो, फिर नीलगिरीज में छुपा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में छुपा रहे हो, और फिर आप छुपा रहे हो श्रिंकिंग को या छोटे हो जाने को, कम हो जाने को, जो मैनग्रोव्स हैं या सदाबहार वन हैं गुजरात के कच्छ में या फिर अंडमान में। और फिर आप छुपा रहे हो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को, और जो ऑन गोइंग एंडेंजरमेंट है, जो हाल में जारी खतरा है ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स को। ऐसे इकोसिस्टम जिसमें जो नेचुरल हैं और ओपन है, मतलब खुले जो इकोसिस्टम है। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे ज्योग्राफी के, मोटा मोटा अपना आइडिया ले लिया। तो सरकार 25% का फिगर दिखा के क्या कर रही है, इन सारी सेंसिटिव चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। वेस्टर्न घाट में कट रहे हैं पेड़ और आपके घर पे आम का पेड़ लग रहा है, तो दोनों को काउंटर बैलेंस करके दिखा रही है कि पेड़ तो उतने ही हैं। समझ गए ना? यहाँ पे पेड़ कटने से बहुत जंगली जानवर, बहुत पंछी मर जाएंगे, वो आपको नहीं पता, वो आंकड़ों से पता नहीं लगेगा। चलिए, 25% के फिगर की वो है हाइट्स। मैनग्रोव यानी सदाबहार वन, एवरग्रीन बोलते हैं इनको, फॉरेस्ट। इस कॉन्सेप्ट को देख लेना। द लगाया गया वेस्टर्न घाट से पहले। कभी भी माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला आ जाए उसके पहले द का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन पीक आ जाए यानी पहाड़ की कोई चोटी आ जाए उसके पहले द नहीं लगता। जैसे अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, एंडीज, ऑल्प्स, नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट्स सभी माउंटेन रेंजेज है, इनके आगे आपको द का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चोटी जैसे ले लो, केटू ले लो, एवरेस्ट ले लो, किलिमंजारो, कंचनजंगा और भी, इनके आगे द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, नीलगिरी जो है पर्वत श्रृंखला है तो द नीलगिरीज लिखा हुआ है। कह रहा है जी द, यहाँ है, द रिपोर्ट ऑल्सो लैक्स डिटेल्स अबाउट वेदर इट्स एस्टिमेट्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ डिग्रेडेड लैंड अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूजेस टू विच दे आर करंटली बीइंग सब्जेक्टेड। कह रहा है रिपोर्ट जो है इस डिटेल को भी लैक करती है, उसमें ये बात भी छुपी हुई है, डिटेल नहीं है इस बारे में, हाँ या ना, कि इस रिपोर्ट का जो एस्टिमेट है, अंदाज़ा है कार्बन को सिक्वेस्टर करने का या अलग करने का। पेड़ क्या करता है, हवा में जो कार्बन है उसको खाना बनाने में यूज़ कर लेगा और अपना जो है अपने अंदर ही संभालेगा। वो कार्बन हवा से कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, यही होता है पेड़ का काम। तो इसका जो एस्टिमेट है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो पोटेंशियल है या जो ताकत है डिग्रेडेड लैंड की, ख़राब होती हुई ज़मीन की, क्या वो अकाउंट फॉर करती है, क्या वो हिसाब देती है या रिस्पॉन्सिबल है उस स्पेसिफिक यूज़ के, उस खास इस्तेमाल के जिसको उनको करंटली सब्जेक्ट किया जा रहा है, जिस इस्तेमाल के अंतर्गत उनको रखा जा रहा है। तो मान लीजिए कोई डिग्रेडेड लैंड है जहाँ पे पेड़ बहुत कम बचे हैं, उनकी कार्बन सिक्वेस्ट जो पोटेंशियल है बहुत कम होगी। लेकिन अगर उस डिग्रेडेड लैंड पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे उनका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कुछ चक्कर ही नहीं है, मान लो वहाँ पे इंडस्ट्री बन गई, अडानी ने कुछ प्लांट लगा लिया, टाटा का प्लांट लग गया, तो वहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की पोटेंशियल है ही नहीं वहाँ। तो ये भी इस रिपोर्ट में लिखा नहीं हुआ कि आपने जो काउंट कर लिया ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में क्या आपने सच में एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट लिया था या नहीं लिया था। चलिए, रिपोर्ट की वर्ब है लैक्स, एस्टिमेट्स की वर्ब है अकाउंट फॉर, सिक्वेस्ट्रेशन यानी आइसोलेशन, अलग करना किसी चीज़ को, दे आया है यूजेस के लिए, दे की वर्ब है आर बीइंग सब्जेक्टेड। कह रहा है जी फॉरेस्ट लॉस इन बायोडाइवर्स एरियाज कैन नॉट बी एडजस्टेड विद न्यू प्लांटेशंस एवरीवेयर।
या एल्सवेयर। फॉरेस्ट लॉस जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, बायोडाइवर्स एरियाज में, उसको एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता नए प्लांटेशन के साथ, नए पौधों के साथ जो कहीं और आपने घर के आगे पीछे लगाए हैं। करेक्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आर एग्जैसरबेटेड बाय द डिसीजन टू इंक्लूड इवन कमर्शियल प्लांटेशंस। करेक्ट, जिसका कॉन्सिक्वेंस और ज़्यादा खराब हो जाता है, एग्जैसरबेट हो जाता है, वर्सन हो जाता है इस फैसले से जो इंक्लूड कर लेने का फॉरेस्ट की भाषा में या परिभाषा में, यहाँ तक कि कमर्शियल प्लांटेशन को, व्यावसायिक तरीके से लगे हुए पेड़ों को, है ना, आम के पेड़ों को, अमरूद के पेड़ों को, उनको आप बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हो जंगलों के अंदर। कह रहा है जी विच हैव लोअर सिक्वेस्ट्रेशन एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, जिनकी सिक्वेस्ट्रेशन की या कार्बन सिंक की वैल्यू कम होती है और इकोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत कम होगी। कह रहा है एंड द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, और जो लगातार इस्तेमाल है इस कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट का। तो ये एक एक्ट है जिसके अंदर आप एक तरफ से पेड़ काटो, दूसरी तरफ लगा दो, सब बराबर हो जाता है। तो लगातार इस गलत एक्ट का सरकार इस्तेमाल कर रही है और इस डिसीजन और इस एक्ट के इस्तेमाल से मामला और ख़राब हो रहा है। सेंटेंसेस लंबे हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, देखो कहाँ से कहाँ तक, फॉरेस्ट लॉस से लेकर के यहाँ तक रिपीट करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट लॉस जो है बायोडाइवर्स एरियाज़ में, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता नए छोटे छोटे पौधों से जो आप घर के आसपास लगाते हैं। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है और ख़राब हो जाता है इन दो चीज़ों से। पहली चीज़ कि आप कमर्शियल प्लांटेशन को भी जो है डिसीजन आपने लिया है कि फॉरेस्ट मानेंगे, जिनमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की पोटेंशियल बहुत कम होती है और इकोलॉजिकल वैल्यू भी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, इस खराब एक्ट का आप लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपनी बात को छुपाने के लिए। चलिए, कॉन्सिक्वेंसेज की वजह आर एक्सेसरबेटेड। कह रहा है जी इंडीड द ग्रोइंग गैप बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्चुअल फॉरेस्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू फाइनेंसेस। कह रहा है सच बात तो ये है, बढ़ता हुआ जो गैप है इन दो चीज़ों के बीच, थियोरेटिकल और एक्चुअल फॉरेस्ट, कागज़ पे जंगल और सही में जंगल, कह रहा है ये भी एक्सटेंड करता है फाइनेंसेस तक, ये भी आगे बढ़ जाता है हमारे पैसे के मामले तक। यानी इससे हमारे फाइनेंसेस भी अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? कह रहा है जी इन several northern districts the extent of forest cover that suffered fire losses has increased by an order of magnitude in 2 years। कह रहा है जी बहुत सारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे उत्तरी भाग में, उत्तरी इलाकों में, हिमाचल में और इस तरफ, है ना, जो एक्सटेंट है, जो लेवल है फॉरेस्ट कवर का, और वो लेवल जो सफ़र किया फायर लॉसेस को, जिसको सहना पड़ा आग से होने वाला नुकसान, वो लेवल बढ़ चुका है। और कितने से बढ़ा है? एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से बढ़ा है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पावर 10 या इंटू में 10, किसी चीज़ का 10 गुना होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर जो कि आग से जल गया पिछले 2 सालों में, ये 2 सालों में 10 गुना बढ़ चुका है। समझ गए? चलिए, एक्सटेंट की वो है, लेवल या एक्सटेंट की वो है हैज़ इंक्रीज्ड, दैट आया फॉरेस्ट कवर के लिए, दैट की वो है सफर्ड। कह रहा जी द हिंदू हैव डॉक्यूमेंटेड अ पॉसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल एंड इक्विपमेंट टू कंट्रोल फायर्स। हिंदू ने बड़े अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, ग्राउंड रिपोर्ट जो द हिंदू की आई हैं उसने बड़े अच्छे से समझाया हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि एक पॉसिटी है या कमी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, स्किल की और इक्विपमेंट की, यानी मशीनरी की, जंगल में लगने वाली आगों को कंट्रोल करने में या फायर को कंट्रोल करने में। चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स की वो है हैव डॉक्यूमेंटेड। पॉसिटी, डर्थ, डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है अबंडेंस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, है ना, मात्रा। कह रहा है जी इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इसेंशियल, आर्थिक ग्रोथ जो है बड़ी इसेंशियल है, ज़रूरी है। एंड ट्रीज़ विल बी लॉस्ट, और इस काम में जंगल मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ये भी हमें पता है। कह रहा है जी बट दिस इज़ प्रिसाइसली वाई द फ्रिक्शन दैट लॉज इम्पोज ऑन ग्रोथ इम्पल्स इज़ इसेंशियल टू। कह रहा है लेकिन यही वो रीज़न है, प्रिसाइज, यही वो कारण है प्रिसाइज तरीके से या एक्यूरेट तरीके से, सटीक तरीके से, कि क्यों जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, जो टेंशन है, जो ये लॉज इम्पोज करते हैं, लगाते हैं ग्रोथ करने की इम्पल्स पे या ग्रो करने की आपकी अंदर की ख्वाहिश पे। कह रहे ये फ्रिक्शन भी इसेंशियल है, ज़रूरी है। तो आर्थिक ग्रोथ हमें पता है करनी पड़ेगी, जंगल इसमें कटेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून जो हमने लगाए हैं ये सभी मूर्ख कानून हैं। इसी खास वजह से ये कानून लगाए गए हैं कि ग्रोथ और जंगल कटने को कैसे बैलेंस किया जाए। इन कानूनों से थोड़ा फ्रिक्शन आएगा। 10 पेड़ आपको काटने हैं, ये कानून आपको 4 पेड़ नहीं काटने देंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से पेड़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल तक बचे रहेंगे, और ग्रोथ तो हमें करना ही है, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की वो है इस, ट्रीज़ की वो है विल बी, दिस की वो है इज़, प्रिसाइजली मतलब इन ए प्रिसाइज या सटीक मैनर,
फ्रिक्शन की वर्ब है इज, फ्रिक्शन इज एसेंशियल, लॉज की वर्ब है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना। कह रहा है जी येट द गवर्नमेंट हैज़ बीन वीकनिंग एनवायरमेंट सेफ गार्ड्स, फिर भी सरकार जो है वीकन कर रही है, कमज़ोर बना रही है एनवायरमेंटल सेफ गार्ड्स को, एनवायरमेंट के लिए लिखे रखे गए सुरक्षा के नियमों को। और कैसे बना रही है, ये बीच में सारा का सारा डैश से डैश का छोड़ दो, ठीक है ना, बाद में देखेंगे, आगे का पढ़ो। कह रहे जी सरकार जो है वीकन कर रही है सेफ गार्ड्स को एंड डिस्टोर्टिंग इट्स ऑफिशियल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट, और डिस्टोर्ट कर रही है, तोड़ मरोड़ रही है अपनी सरकारी ऑफिशियल इन्वेंट्री को या स्टोर को फॉरेस्ट का, है ना। कैसे भी परिभाषा को टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ देती है ताकि जंगल ज़्यादा दिखता रहे, कम ना हो कभी भी। तो सरकार इस काम को करने की फिर भी कोशिश कर रही है। अब वो सेफ गार्ड क्या था, कौन सा एनवायरमेंटल सेफ गार्ड भारत देश ने रखा है हमारे संविधान में, वो बताया हुआ आगे। कह रहा है जी मोर रिसेंटली द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड द 1980 एक्ट्स परव्यू। कह रहा है जी रिसेंटली सरकार का ये जो नया एक्ट आया 2023 का, ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है, सिकोड़ देता है 1980 के मजबूत एक्ट के परव्यू को, दायरे को, जुरिस्डिक्शन को। तो सरकार नए एक्ट बनाती है, पुराने एक्ट के दायरों को छोटा कर देती है और इस प्रकार से कमज़ोर बनाती जा रही है एनवायरमेंटल सेफ गार्ड्स को। समझ गए। तो डैश के बीच का जो है उसको छोड़ दो, हाइफन से हाइफन तक, इसको बाद में पढ़ा करो और ऐड कर दिया करो। चलिए, गवर्नमेंट हैज़ बिन वीकनिंग, सरकार वीकन बना रही है, कमज़ोर बना रही है। पीपीसी लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, एक्ट की वर्ब है कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को सिकोड़ देना, छोटा कर देना। डिस्टॉर्ट करना यानी किसी चीज़ को तोड़ना मरोड़ना, ये भी सरकार की सब्जेक्ट वर्ब है। द गवर्नमेंट हैज़ बिन डिस्टॉर्टिंग, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हैज़ बिन वीकनिंग एंड हैज़ बिन डिस्टॉर्टिंग। कह रहा है जी इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एनी वन विनिंग इन द एंड, बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना या सोचना किसी को भी जो विन कर रहा हो एंड में, जो जीत रहा हो इस जंग के अंदर, लास्ट में कोई नहीं जीतेगा। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। इमेजिन के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये सारी ऐसी स्पेशल वर्ब्स हैं जो अपने बाद या तो नाउन लेती हैं या लेती हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट को, कभी भी इनके बाद में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं होता। कंसीडर, अवॉइड, इमेजिन, प्रैक्टिस, एंजॉय, टॉलरेट, रिपोर्ट, रिजेंट और माइंड, बहुत बार करवाई हुई हैं डिटेल में, अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से बोल के देखो। आर यू अवॉइडिंग टू टेल द ट्रूथ, क्या आप सच बोलना अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड के बाद में टू टेल नहीं आ सकता क्योंकि टू इन्फिनेटिव इन वर्ब्स के बाद नहीं लगता, तो क्या लिखना चाहिए, आर यू अवॉइडिंग टेलिंग द ट्रूथ, राइट। वैसे ही आर यू अवॉइडिंग द ट्रूथ, इस केस में वर्ब है ही नहीं, नाउन रखा हुआ है, ट्रूथ, पंगे नहीं लेने। नाउन आ जाए इन वर्ब्स के बाद तो ये खुश हैं, दूसरी कोई वर्ब आए तो उसको आईएनजी फॉर्म में लेंगी। तो यहाँ तो कोई वर्ब है ही नहीं, नाउन है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। डू यू एंजॉय टू रन एवरी डे, क्या आप रोज़ भागना पसंद करते हैं, मज़ा आता है आपको भागने में। ये आपका क्लास वर्क है, खुद से इसको ट्राई दो। डू यू एंजॉय टू रन एवरी डे, क्या आपको रोज़ दौड़ने में मज़ा आता है। तो क्या लिखें इसको भाई, एंजॉय टू रन को कमेंट्स में डालना, इजी कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट्स में ज़रूर डाला करो ताकि आपको सही फीडबैक मिल सके। क्वेश्चंस देखो वो अपने सारे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जी ऑथर मेंशन कर रहा है प्लांटेशन और ऑर्चर्ड्स के इंक्लूजन को, क्यों, क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि सरकार ने बाग बगीचों को, घर में लगे पेड़ों को भी जंगल मान लिया है। इस बात से ऑथर क्या समझाना चाह रहा है आपको। चलिए खुद से ट्राई देनी है, पढ़ के देखोगे वीडियो पॉज करके तभी हो पाएगा, है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आसान नहीं है। देखिए ऑथर इसलिए बताना चाह रहा है कि सरकार ऐसा करके आंकड़ों का हेरफेर करना चाहती है, लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन जो है वो ऑब्स्कर कर सकती है रियलिटी को फॉरेस्ट लॉस की, ठीक है। अंडमान के अंदर किसी आइलैंड पे, प्रिस्टीन आइलैंड पे, जहाँ पे अलग तरह की फ्लोरा फोना है, वहाँ पे 500 पेड़ कट गए और आपके घर के अंदर पीछे जो इमली के 4 पेड़ लग गए, तो ये 496 लॉस नहीं दिखाएंगे हम, समझ पा रहे हो। ये 4 पेड़ आपके उन 4 पेड़ों के बराबर नहीं है, यही सरकार को बताना चाह रहा है ऑथर कि घर में लगे बाग बगीचों को जंगल मत मानो। चलिए डी आंसर हो गया, रियलिटी ऑफ फॉरेस्ट लॉस को ऑब्स्कर करना की कोशिश कर रहे हैं, या है ना थोड़ा सा अनक्लियर बनाने की कोशिश की जा रही है। कह रहा है जी इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही ढंग से समराइज करेगा उस पैराडॉक्स को या उस विरोधाभास को जो आर्टिकल में दिखाया गया। कहाँ एक पैराडॉक्स आपको देखने को मिला इस आर्टिकल में, विरोधाभास यही है,
ट्राई दे लो खुद से भाई, तभी समझ आएगा, नहीं तो मैं तो आंसर करवा दूंगा। विरोधाभास ये है, आंकड़ों में कागज में जंगल बढ़ता जा रहा है लेकिन इकोलॉजिकल वैल्यू जंगल की कम हो रही है। जंगल जो होना चाहिए रियल में, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हो, वो जंगल खत्म होता जा रहा है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में जंगल बढ़ता जा रहा है, यही विरोधाभास है भारत के जंगलों का। चलिए अब ये लास्ट के क्वेश्चंस खुद से करने हैं। मेक अप फॉर करना अच्छे से करवाया था। कैनरी इन अ कोल माइन है ना, ईडीएम भी देख चुके हो आप। डर्थ वर्ड का उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो डर्थ का मीनिंग निकालो और फिर जो उल्टा मीनिंग देता हो वो वर्ड आपका आंसर बनेगा। लास्ट में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ग्रामर के। पहला मिल सकता है इस फ्रेज के आसपास, दूसरा मिल सकता है इस वर्ड की वजह से, तीसरा आपको ज़रूर मिलेगा इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और चौथा आपको एवरेस्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो जो भी कॉन्सेप्ट सीखे चारों इस पे अप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं 3 से लेकर के 9 तक के, यानी 7 क्वेश्चंस के। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट। चलेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए।